अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। और बहनों भाइयों, हम आपको बताएंगे कि कोरोना की दूसरी वेव ने उत्तर प्रदेश के भीतर कितने बड़े पैमाने पर व्यापक और भीषण तबाही मचाई है। गांव-गांव इस वायरस ने जिस प्रकार से दर्द भरी दास्तां छोड़ी है, उसको देखकर मन कई बार बहुत द्रवित हो जाता है। फिर यह लगता है कि जब सरकारें मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रही हैं, तब समाज को और बुद्धिजीवियों को आगे आकर, साधन संपन्न लोगों को आगे आकर मदद करनी चाहिए, उन लोगों की जो इस दौर में बेहद भयानक पीड़ा में गुजर रहे हैं। हमें यह भी देखना होगा कि समाज के हर वर्ग के लोग किस प्रकार से इस महाविपत्ति का सामना कर रहे हैं। उनके पास संसाधनों के नाम पर कुछ नहीं है। बड़ी तादाद में बच्चे अनाथ हुए हैं, जिनकी कारुणिक कहानियां हम आपके पास एक एक करके लेकर आ रहे हैं। हम ये नहीं दावा कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश के सभी गांवों तक पहुंचे हैं, लेकिन तकरीबन 2200 से ज़्यादा गांवों तक अब तक हमारे रिपोर्टर पहुंच चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में 96,000 गांव हैं। तो आप ये समझिए कि अभी हम लगभग सिर्फ 3% गांवों तक पहुंच पाए हैं। तब ये कारुणिक कहानियां हमारे सामने जो निकल कर आती हैं, ये बेहद खौफनाक हैं और ये बताती हैं कि कोरोना वायरस ने उत्तर प्रदेश के भीतर कितने बड़े पैमाने पर और किस कदर तबाही का वातावरण निर्मित कर दिया है, जो बेहद घातक और परेशान करने वाला है। कल हमने आपको झांसी के उन 3 बच्चों की कहानी बताई थी और उनके दुख भरी दास्तां दिखाई थी कि किस तरह से उनके माँ बाप के निधन के पश्चात एक बूढ़ी दादी उन 3 बच्चों को पाल रही है और उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। बूढ़ी दादी दूसरों के घर पे झाड़ू पोछा बर्तन करके उन 3 मासूम बच्चों को पाल रही है। सरकार भले ही कोई मदद करने न पहुंची हो, अमूमन नहीं पहुंचती है। वहां का स्थानीय विधायक भी नहीं पहुंचे और सांसद झांसी के, वो तो किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखाते हैं इस विपत्ति काल में। लेकिन समाज के एक बड़ी तादाद में एक बड़ा वर्ग निकलकर सामने आया। लोग गए उस बिजौली गांव जहां पर ये मासूम बच्चे रहते हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत समाचार पर कल हुई डिबेट और खबर के पश्चात उस घर पे लाइन लगाकर लोगों ने मदद की है। लाइन लगाकर आर्थिक मदद की है, राशन से मदद की है, कपड़े लत्ते और सामान से मदद की है। यह बताता है कि हमारा समाज अभी भी संवेदनशील है और हम दूसरों के दुख के साथ खुद को जोड़ना हमने शुरू कर दिया है। यह स्थिति बहनों भाइयों तब उत्पन्न होती है जब सरकारें आंख मूंद लेती हैं और मदद से हाथ खींच लेती हैं। आज इन गरीब बच्चों के घर पे जब गाड़ियों की लाइन लग गई, तब मुझे दिली प्रसन्नता हुई और यह महसूस हुआ कि हम किसी की मदद कर पाए। हमने भी थोड़ी मदद की। इन बच्चों का जीवन सुधर जाए, ये सम्मान पूर्वक समाज में सिर उठाकर जी पाएं, इनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो जाए और ये कहीं कुछ नौकरी पाएं और अपनी बूढ़ी दादी की सेवा करें, यही हमें चाहिए। और हम एक बेहतर समाज को इसी संकल्प के साथ निर्मित कर सकते हैं। जब सरकारें अपना दामन छुड़ा लें, अपने कर्तव्यों को ना निभाएं, तब समाज को आगे आकर अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। क्योंकि सरकारें सिर्फ अपनी राजनीतिक साख और अपने चमकते हुए विज्ञापनों में उलझी होती हैं, तब गांव के इन गरीब लोगों के दुख दर्द को बांटने हमें और आपको ही आगे आना पड़ेगा। यह सिर्फ शेखर के परिवार की कहानी नहीं है बहनों भाइयों, यह उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों की 800 से ज्यादा ब्लॉकों में बिखरी हुई दर्द की दास्तां है। गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद और बांदा से लेकर बरेली तक के उत्तर प्रदेश में हर कोने में आपको इस प्रकार की भयानक विपत्ति मिलेगी। आज प्रयागराज से भी इसी प्रकार की कुछ घटनाएं सामने आई। लेकिन विषय महत्वपूर्ण यह है कि समाज कितने लोगों की सहायता कर पाएगा। सरकारें क्या अपना धर्म भूल गई हैं? सरकारों ने क्या अपने दायित्वों से मुख मोड़ लिया है? और सरकारें क्या सिर्फ बयान और प्रेसनोट तक सीमित हो गई हैं? या सरकारें सिर्फ टेलीविजन पर सुनहरा उत्तर प्रदेश दिखाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेना चाहती हैं? यह वक्त अब यह समझने का है। आखिर क्या कारण है कि 2 महीने से अधिक का वक्त बीतने के बाद भी गांव गरीब तक उत्तर प्रदेश की हुकूमत पहुंच नहीं पा रही है? कोई तो वजह होगी कि इस नाकामी की। जब यह वायरस ने उत्तर प्रदेश पर भयानक हमला किया, सरकार पस्त हो गई। न टेस्ट करा पाई लोगों के, न ऑक्सीजन उपलब्ध करा पाए, न मरते लोगों को अस्पताल दिला पाए और न जरूरतमंदों को इंजेक्शन और दवाएं। यह सब कुछ चल ही रहा था, तब तक लोगों के घरों पे ये त्रासदी की खबरें आ रही हैं।
हम ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार अपनी पिछली गलतियों से सबक ले रही होगी, पर अफसोस की बात है कि सरकार ने कोई सबक नहीं लिया और आज भी ये गरीब लोग, आज भी ये मजलूम लोग भूखमरी के शिकार हैं, दिक्कत परेशानियों के शिकार हैं। इनकी आंखों के आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। जिन्हें यह लगता है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है, जरा मैं उनसे कहता हूं गांव की तरफ जाओ और देखो कि बदहाली की तस्वीरें क्या हैं। लोगों ने अपनों को खोया, घर के कमाऊ सदस्यों ने खोया, महिलाएं बेवा हुई, माओं की कोख उजड़ी और बच्चे अनाथ हुए। कोरोना पर का जब भी इतिहास लिखा जाएगा बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश सरकार के कुप्रबंधन की चर्चा जरूर होगी और यह बताया जाएगा उस इतिहास में कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार अपने राज्य के मरते हुए नागरिकों को न बचा पाई और न उनकी कोई सहायता तब कर पाई जब उनको मदद की सख्त आवश्यकता थी। क्या कारण है कि न राज्य के सरकार के कर्मचारी और अधिकारी हों या फिर आम गांव का गरीब हो, इस बेबस और लाचारी में जीने को मजबूर है। सरकार के पास हर बात का जवाब रहता है कि शासनादेश जारी कर दिया गया है, बयान दे दिया गया है, अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, लेकिन गरीब के घर का चूल्हा आपके शासनादेश से नहीं जलेगा। गरीब के पेट की भूख आपके बयानों से शांत नहीं होगी और कोरोना विज्ञान से काबू में आएगा, विज्ञापन से नहीं। जिस दिन सरकारों को ने यह बात समझ ली, हम कोरोना पर भी नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं और हम अपने प्रदेश में फैली इस भूखमरी, बेरोजगारी, कठिनाई, लाचारी, गरीबी, मुफलिसी से निजात पा सकते हैं। जरूरत विल पावर की है और उसको फील्ड पर इंप्लीमेंटेशन करने की है। यह वक्त चमकती हुई छवि को बचाने का नहीं है, यह वक्त गांव गरीब के लोगों की सहायता करने का है, उनकी मदद करने का है, उन तक पहुंचने का है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर झांसी का बबीना विधायक अपने इन गांव के लोगों से मिलने क्यों नहीं गए? उनको जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हैं और उनकी पार्टी दावा करती है कि गांव गरीब तक वो पहुंच रहे हैं, तो कहां हैं बबीना के विधायक और कहां हैं झांसी के सांसद? इन दोनों को जवाब देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों सांसद और विधायकों को नोटिस जारी करके जवाब तलब करना चाहिए कि आखिर जब मीडिया से लेकर हर जगह ये इन मासूम बच्चों की खबरें सुर्खियां बन रही थी, तुम क्या कर रहे थे? क्या हम लोगों का दुख दर्द बांट नहीं सकते हैं? क्या हम मदद के लिए घर पे भूखे बैठे बच्चों को अनाज नहीं दे सकते हैं? क्या उनके फटे चीथड़े कपड़े देखकर हम उन्हें 2 कपड़े नहीं दे सकते? उनको दवा नहीं दे सकते? उनकी शिक्षा दीक्षा का भार नहीं उठा सकते? किस बात के आप जनप्रतिनिधि हैं? और मैं कहता हूं आप सभी से, और ये बात सब पर लागू है, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी, कांग्रेस, कोई भी हो, मैं उत्तर प्रदेश की सुधी जनता से अपील करता हूं, जो लोग भी कठिनाई में हैं, तकलीफ में हैं, या जिनके घरों के लोग बिना इलाज, बिना इंजेक्शन, बिना ऑक्सीजन के मारे गए हो, अपने विधायक से पूछिए, अपने सांसद से पूछिए और अपने मंत्री से पूछिए, वो किसी भी पार्टी के हों, कि जब मर रहे थे हमारे लोग तुम कहां थे? जब भूखे थे हमारे घर के लोग तुम कहां थे? क्या जनता को महज एक वोटर समझ लिया गया है कि 5 साल में आपका वोट लेने के बाद आपको दुत्कार दिया जाएगा? अब यह वक्त है जब आपको अपने हक और हुकूक की जो डेमोक्रेसी में आपको हासिल है उसके सही इस्तेमाल की है, ताकि आप इन जनप्रतिनिधियों को जवाबदेह बना सकें। जिस दिन आपने अपने जनप्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाना शुरू कर दिया, व्यवस्था परिवर्तन उसी दिन से शुरू हो जाएगा बहनों भाइयों। और यह मैं बात पूरी प्रामाणिकता, दावे और चुनौती के साथ कहता हूं। यह वक्त कोरोना काल के बाद हमको अपने प्रदेश के लोगों का हाथ थामकर उनकी इस संकट की घड़ी में उनके साथ संवेदना के 2 शब्द कहने का है, उनकी मदद करने का है। यह वक्त अपनी गिरती हुई राजनीतिक साख के लिए छज्जे पर लटकने का समय नहीं है। जब प्रदेश पीड़ा में हो, अधिकांश लोगों ने अपने घरों के लोगों को गंवाया हो, इस उत्तर प्रदेश के भीतर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जान पहचान, परिचित या रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु कोरोना से न हुई हो। एक भी ऐसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आप लाके दिखा दीजिए जो ये दावा करे कि नहीं उसके किसी जानने वाले की मृत्यु इस पूरे पैंडेमिक में नहीं हुई। बेमौत मारे गए हैं लोग, और उन बेमौत मारे गए लोगों का ना तो हिसाब है, ना कोई आंकड़ा है, ना उनकी कोई मदद है। बयानों और आंकड़ों में उलझाने की कोशिश
इन गरीबों को जिस प्रकार से इनके साथ क्रूर मजाक हो रहा है, यह उसका एक स्वयं उदाहरण है। और ये चीजें बहुत तकलीफ देती हैं जब राज्य की सरकारें अपने ही नागरिकों के साथ इस प्रकार से आंकड़ों को दिखाकर क्रूरता करें, बजाय इस बात के कि उनकी हम सहायता और मदद करें। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान आप सुने बहनों भाइयों, लोगों की तकलीफों को सुने, गांव गांव पहुंच रहे हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट देखें और फिर एनालिसिस करें कि राज्य सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में कितना वाकई में जमीन आसमान का अंतर है। आप सुने कुछ बयान। उनके पापा खत्म हुए, फिर छोटा लल्ला, फिर बड़े लल्ला, तो तीनों लोग 20 दिन में सब खत्म हो गए। अब आपके घर में कौन कमाने कोई नहीं कमाने वाले। मेरी मम्मी पापा का बस यही सपना था कि मैं टीचर बनूं और मैं टीचर ही बनूंगी और इन दोनों को जो ये पढ़ना चाहती है ये भी पढ़ेगी। अम्मा कोई आया आपके पास, कोई शासन से? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया उधर से। पूछा कि बच्चों को कैसे रोटी पानी कैसे? नहीं। अब आज की तारीख में तो बिल्डिंग की कंडीशन भी खराब होते जा रही है और मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पे कुछ भी गांव वालों को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन रसूलपुर के इस हॉस्पिटल के लिए कोई सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है। इस हॉस्पिटल से लगभग मेरे हिसाब से 62 से 64 गांव का फायदा है, मगर इस अस्पताल में कोई काम नहीं हुआ है। पिछली बार जब बसपा की सरकार थी उसी के टाइम पे ये बना हुआ है और तब से जब से ये बना हुआ है आज तक 13 साल के करीब हो गया है। 13 दिन के लिए भी एक डॉक्टर नहीं आया। अगर किसी को प्रसव पीड़ा हो जाए या डिलीवरी की पीड़ा होती है तो यहाँ से लेके रात में इधर उधर कम से कम बेवा तो जाना ही पड़ता है। तो अगर यहाँ व्यवस्था हो जाए या हो जाती इस चीज़ की तो कम से कम यहाँ के इलाके के लोगों को इसका फ़ायदा नहीं। अगर कोई जनता आती है दवा लेने, कहाँ बैठेगी? कोई बेंच पड़ी है, डॉक्टर 2 कुर्सी पे बैठे हुए, ना कोई टेबल है ना कुछ है। जनता कहाँ बैठेगी? कोई बेड पड़ा है इसमें? और कोई मरीज आ जाए तो कभी आ जाते हैं 11 बजे, घंटे 1.5 घंटे बैठे, बाकी डॉक्टर कम ही रहते हैं, कंपाउंडर वगैरह एक यहाँ पर लड़का रहता है। तो आज की डिबेट में मुझे समीर सिंह बीजेपी से ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा सपा से हैं, कृष्णकांत पांडे कांग्रेस से हैं, डॉक्टर नरेंद्र सैनी फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी आईएमए के हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और हम सबके चहेते और वाइस चेयरमैन हैं आईएमए के एमएससीएल के डॉक्टर सूर्यकांत जी और उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों के मेडिकल एडवाइजर। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबे समय के बाद समीर सिंह डिबेट से जुड़े, बहुत स्वागत आपका समीर जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2 महीने का से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी भी आपकी सरकार, आपकी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में गांव ग्रामीण के लोगों का दुख तक नहीं बांट पाई है। जिस प्रकार से 2200 गांवों से हमने रिपोर्ट दिखाई है वो अभी भी बहुत चिंताजनक है कि अभी तक गांव के लोगों को सहायता तक नहीं पहुंची है। कारण क्या है? देखिए ब्रजेश जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि पहले दिन से सरकार निरंतर काम कर रही है, निरंतर प्रयास कर रही है, चाहे वो पहली लहर रही हो चाहे दूसरी लहर रही हो। जिस गांव गिराव की बात कर रहे हैं, आज भी आप देखेंगे जिस तस्वीर को आप दिखा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से सेवा ही संगठन है नारे के साथ हम गांव-गांव में और जरूरतमंदों को पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी हमने लोगों की सेवा की है, लोगों की सहायता की। रही बात दूसरी सरकार का पक्ष, तो आप ये देखेंगे उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा टेस्टिंग हमने किया है, सबसे ज्यादा हमने वैक्सीन लगाई। आज के दिन तक 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन हम लगा चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 3.5 लाख से ऊपर प्रतिदिन टेस्टिंग कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इसको बढ़ा के 4 लाख करना। आज रिकवरी रेट 97.4 है। आज जिस गरीबी की बात कर रहे हैं, हमने राशन देने की बात कही, हमने रोजगार देने की बात कही, हम सब दे रहे हैं, हमने पोर्टेबिलिटी लागू की, हमने जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की बात है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं ब्रजेश जी। अभी एक बिल्डिंग हॉस्पिटल की आप दिखा रहे थे और एक उसमें से बंदा ये कह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बनी थी। आपको ध्यान होगा एनएचएम का घोटाला भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ। देखो, आप बिल्डिंग बना सकते हो, लेकिन अगर डॉक्टर नहीं बनाओगे तो उस बिल्डिंग में काम कौन करेगा? आप देखिए 2017 में हम सरकार में आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 70 साल में
13 मेडिकल कॉलेज थे, उसको बढ़ा के हमने 30 मेडिकल कॉलेज किया। मेडिकल कॉलेज इस नाते बढ़ाया कि उसमें पढ़ के जो बच्चा डॉक्टर बन के निकलेगा वो गांव के अंदर पीएससी और सीएससी और मेडिकल कॉलेज में नौकरी करेगा, लोगों की सेवा करेगा। पैरामेडिकल स्टाफ को हम बढ़ा रहे हैं। आप ये बात तो कहते हैं कि साहब कोरोना की दूसरी लहर आ गई, ऑक्सीजन की कमी थी, हमने ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया, हमारी सेना ने पूरा किया, सेना ने लिफ्ट किया ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन की ट्रेन। तो समीर सिंह जी, ये जो लोग शिकायत कर रहे हैं ये क्या दूसरे राज्य के नागरिक हैं, दूसरे देश के हैं? क्या ये पाकिस्तानी हैं जो शिकायत कर रहे हैं? नहीं ब्रजेश जी, शिकायत जायज है, मैं उससे दुखी हूं। हमने प्रयास किया, उनके शिकायतों को मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। क्या देश के बाकी राज्यों की दशा आपने देखी है? हम आपने आपको उत्तर प्रदेश में वोट दिया है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनवाई है, हमें आपसे उत्तर प्रदेश पे जवाब चाहिए। पंजाब की देखी आपने? मैं कहता हूं मुझे पंजाब महाराष्ट्र की नहीं, अपने उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की चिंता है। आप ये कह के नहीं निकल सकते कि महाराष्ट्र में समस्या है, पंजाब में समस्या है। आप उत्तर प्रदेश की बात करिए ना। कोरोना के बारे में डॉक्टर सूर्यकांत जी हैं। आज भी कोरोना की जब आप चर्चा करते हैं तो ये जरूर होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से, मैं पहले भी ये बात कहा था कि हमारे डॉक्टर्स 450 से ऊपर डॉक्टर्स की डेथ हुई है कोरोना में सेवा करते हुए। इस बात को मानने में आपको क्या बुराई है या क्या दिक्कत है कि कोरोना के प्रबंधन में आपकी सरकार वर्टिकली फेल्ड रही है? बिल्कुल नहीं ब्रजेश जी, आप गलत बयानी कर रहे हैं। कोरोना के मैनेजमेंट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश तो ये मरते हुए लोग कौन हैं? क्या ये अफगानिस्तान के हैं? क्या ये बांग्लादेश के हैं? ये भूखे बच्चे क्या दूसरे राज्य के हैं? WHO से लेकर दुनिया की सारी संस्थानों तो ये कौन लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं? और उत्तर प्रदेश की ये 2 महीने से लगातार कौन लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं? आप ब्रजेश जी देश के अंदर भी देख लीजिए, तमाम आर्टिकल्स आए हैं। मुझे केवल इतना समीर जी बता दीजिए कि ये शिकायत करने वाले लोग कौन हैं? ये 2 महीने से लगातार शिकायत कर रहे लोग कौन हैं? ब्रजेश जी मेरी बात पूरी हो जाए। रात के 2 बजे भी अगर उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को फोन किया तो प्रधानमंत्री ने फोन उठाया। आप फिर मोदी जी पे चले गए। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, आप तुरंत गोल पोस्ट बदल लेते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई उड़ीसा के अंदर कराया जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री जी ने निरंतर बात किया, सारे मुख्यमंत्रियों से बात किया। उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की ट्रेन चलाई गई जी। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था, तो क्या लोगों ने आपको बदनाम करने के लिए अपनी सांसें घोट ली और मर गए ताकि आपको बदनाम कर सकें? नहीं ब्रजेश जी, बदनाम करने वाले जो लोग हैं उनको आप जानते हैं, उनसे सवाल नहीं करते हैं। अखिलेश यादव से कभी पूछिए कि 1.5 साल से आजमगढ़, एक काम करो, मुझे समय दिला दो अखिलेश यादव से। नहीं, मैं कैसे दिलाऊंगा? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं। आप भाजपा के जिस नेता से कहिए दिला दूंगा। ठीक है, आप मेरा मुख्यमंत्री से इंटरव्यू फिक्स करा दीजिए। आप मुख्यमंत्री से मेरा इंटरव्यू फिक्स करा दीजिए। आप इतने प्रभावशाली पत्रकार है कि आपको एक बार अखिलेश यादव का इंटरव्यू करना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी का भी इंटरव्यू करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि दोनों नेता एक प्लेटफॉर्म पे आए और दोनों का मैं एक साथ इंटरव्यू करूं। वो दिन भी आएगा, वो दिन 6 महीना रुक जाइए। उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। आप कॉन्क्लेव, अच्छा, आपका मतलब चुनाव पर ज्यादा जोर है, गांव गरीब मर रहा है उसकी कोई चिंता नहीं। नहीं, मैं दुखी हूं, जो भी मौत हुई उसके लिए दुखी हूं, लेकिन अखिलेश यादव से ये पूछना पड़ेगा आपको कि 1.5 साल में कभी आजमगढ़ गए? उनके सांसद कहते हैं कि साहब ये अल्लाह की रहमत है। लेकिन सरकार तो आपकी बनाई गई है, आपको जवाब देना है कि विपक्ष ने जवाब देना है? मैं दे रहा हूं ब्रजेश जी, मैं दे रहा हूं। जो गलतियां हुई है उसके लिए क्षमा मांगूंगा जी। जो प्रयास किया नहीं, आपने माफी मांगी है, आपका बड़प्पन है और मैं आपकी सराहना करता हूं। नहीं, आपने माफी मांगी, मैं इस बात की आपका बड़प्पन की सराहना करता हूं कि आपने सरकार और संगठन की तरफ से माफी मांगी। ये आपका बड़प्पन है। जो मौत देखिए, माफी मांगी इन्होंने, बड़प्पन है इनका और अप्रिशिएट करना चाहिए समीर सिंह जी को। हमारे पर जिम्मेदारी है। हम 23 करोड़ आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने जो क्षमा मांगी है, बहुत अच्छा काम किया। नहीं, हम हर मौत और आप बिल्कुल ठीक हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए थी, आपने मांगी, मैं आपकी सराहना करता हूं। नहीं, मैं तो आज भी कहता हूं कि
कि एक भी मौत हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, मैं एक डॉक्टर भी आशुतोष वर्मा को जोड़ लूं, आप इजाजत दे तो। लेकिन मैं जरूर कहूंगा ब्रजेश जी, मैं नेक्स्ट राउंड में टाइम दूंगा, पूरी बात कह लीजिएगा। पार्टी के नेता और जिन कांग्रेस के नेताओं ने जी वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी का, अरे आजमगढ़ के पांडे आज आए हैं, इनसे सब हिसाब ले लेंगे। आज ये कांग्रेसी बच के भागने नहीं पाएंगे, आप चिंता मत करो। ओके, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि 4 साल सत्ता में रह चुके हैं, 5वें में इंटर कर चुके हैं, पर इनको याद अभी अखिलेश यादव ही आते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं जनता की मदद करते हैं? आप क्यों नहीं निकलते हैं? और आप निकलिए और सरकार को जवाब दीजिए। सही कह रहे हैं ब्रिजेश जी, धन्यवाद आपको मुझे समय देने के लिए। एक तो समीर जी को बता दूंगा, अगली बार से मैं बोल दूंगा अखिलेश जी को, जब भी निकलें अपने घर से बाहर तो समीर जी से पहले अपॉइंटमेंट ले लें और बता दें कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो वो कर लिया जाएगा। सत्ता है, अगर नहीं करेंगे तो पता लगा कि हम लोगों को ऐसे वैसे लगा देंगे। पर मुझे शिकायत तो आपसे है कि पिछले 2-3 महीने से आपने एक भी पॉलिटिकल डिबेट नहीं किया और लगातार आप कोरोना के बारे में उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांव में जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, वो भी हमें गाली दें है ही नहीं, और आप भी हमें गाली दो। सवाल बिल्कुल जायज है। नहीं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि सत्ताधारी दल बैठा हुआ है, वो कह रहा है ही नहीं, पूरी रिपोर्ट देख रहा है, लोग रो रहे हैं, आंखों से आंसू नहीं गिर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो फिर राहत किसको दे रहे हैं? राहत का पैकेज दे रहे हैं, फलाना देने जा रहे हैं, धमाका देने जा रहे हैं, किसको दे रहे हैं? कोरोना कहां है यहां पर? और आप तीसरी लहर की बात कर रहे हैं। आज सुबह सुबह उठिए, आप हिंदुस्तान के एक प्रतिष्ठित अखबार में एक फुल पेज का एक ऐड दिया है, जिसको इमेज बिल्डिंग, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मुंबई में साथ ही साथ करोड़ों रुपए का ऐड देके कोरोना की तीसरी लहर को डरा दिया गया है। अब नहीं आ सकता कोरोना, क्योंकि अच्छा, विज्ञापन से डरता है कोरोना। ये फालतू में डॉक्टरी पढ़े सूर्यकांत जी कि आप ही अच्छे हैं, और नरेंद्र सैनी जी फालतू में डॉक्टरी पढ़े हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये सब आप 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं, आपके रिपोर्टर जा जाके धूप में बैठे हुए हैं, हम लोग दौड़ दौड़ के सिलेंडर और दवाइयां बेच रहे हैं, ये पता नहीं हम लोग किसको दे रहे हैं, और इसीलिए हम हार रहे हैं। हमको समझ में आ गया, अब हम उत्तर प्रदेश की जनता की मदद ही नहीं कर पा रहे हैं ब्रिजेश जी, क्योंकि समीर भाई कह रहे हैं ही नहीं, और वो जो बेचारे मर गए, पता नहीं वो किसी ने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि गंगा के किनारे ऐसे ही लोग मर जाते हैं। मुझे लगता पर है आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अखिलेश यादव से कितनी मोहब्बत रखते हैं कि वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव सड़क पर उतरे। आप इनकी भावना का सम्मान क्यों नहीं रखते हैं? नहीं, देखिए, अगर पूर्व मंत्री विधानसभा की गेट पे जमीन पे बैठ गया है, धरना दे दिया गया है, आपके सामने दिया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठ गए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता बैठ गए हैं, तो क्या आप चाह रहे हैं कि विधानसभा का दरवाजा तोड़ दें? या हम लोग जितने धरने दिए हैं वो सब बेकार हैं? कानून हाथ में बिल्कुल मत हम लोग जो दौड़ दौड़ के लोगों की वहाँ ऑक्सीजन ले जा रहे हैं वो बेकार हैं? अरे आज पता है आपको, राजभवन के गेट पे अजय लल्लू और कांग्रेस के बड़े नेता अपना सर फोड़ रहे थे और गवर्नर साहब ने गेट ही नहीं खुलवाया। जी, तो वही है। तो अब इन लोगों से हम लोग पहले सर्टिफिकेट ले लेंगे कि हम जा रहे हैं मदद करने। थैंक यू। डॉक्टर कृष्णकांत पांडे बहुत अरसे के बाद मुझे ज्वाइन किए हैं, आपको बधाई प्रवक्ता नियुक्त होने की कांग्रेस की पहले तो। दूसरा, जिस प्रकार का वातावरण और जैसी गांव गरीब ग्रामीण की परिस्थितियां हैं, ये बड़ी दुखदाई हैं, बहुत तकलीफ देती हैं, और ये बताती हैं कि गाँव के लोगों को कोरोना के वक्त भी कोई मदद नहीं हुई। अब जब ये लहर आके जा चुकी है, जो बर्बादी है, उसके बाद भी लोगों की तकलीफों का कोई अंत नहीं है। ब्रजेश जी, अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जहां तक मेरी जानकारी सही है, आपको जानकारी अवश्य होगी, डॉक्टर सूर्यकांत जी बड़े डॉक्टर हैं, प्रदेश के जाने माने हैं, इनको जानकारी अवश्य होगी। 7% उत्तर प्रदेश में अब तक वैक्सीनेशन हुआ है, आज तक की रिपोर्ट है। राशन जितना जाता था उससे 1 भी ग्राम ज्यादा राशन किसी भी राशन की दुकान पे पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं गया। मैं गांव से आता हूं, मैं गांव का व्यक्ति हूं, मैं शहर में नहीं रहता, शहर में कम रहता हूं, इसलिए मुझे जानकारी है। पंचायत का चुनाव क्या लाशें गिराने के लिए काफी नहीं था उत्तर प्रदेश में? ये जितने लाशें गिरी है उत्तर प्रदेश में, चाहे वह दफनाई गई है, चाहे नदी में तैरती मिली है, चाहे फूंक, एक दिन में 29 या 30 अप्रैल को भैंसा कुंड पर एक दिन में 280 लाश फूंकी गई है सरकार के पास रिकॉर्ड, भैंसा कुंड के लिस्ट में तो है रिकॉर्ड।
जिस गांव को हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनारस में गोद लिया है, जोयापुर एक दूसरा गांव, एक गांव में 18 मौत, दूसरे में 19 मौत हुई है। और बनारस में 16 श्मशान घाट और बनाए गए हैं। क्या आप जितना आप रोज डिबेट करते हैं, जब मैं घर रहता हूं तो आपकी डिबेट जरूर सुनता हूं, और आज जिस तरह से 2-3 महीने से भी आशुतोष जी बता रहे थे, आप मार्मिक जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं इस डिबेट के माध्यम से, डॉक्टर सूर्यकांत जी के माध्यम से आप लोगों की जिस तरह से मदद कर रहे हैं, ये केवल लफाजी 75 जिले के पर्यटन पे हमारे मुख्यमंत्री जी निकल गए तो समीर सिंह जी बताएंगे कि जिस जिले में पांव पड़ गए सन्यासी के, वो उस जिले का कोरोना भाग गया। क्या इससे काम चलेगा? हमारी पार्टी हर गांव-गांव सर्वे करवा रही है। हम लोग गांव-गांव दवाई बांट रहे हैं, किट बांट रहे हैं, सारी चीजें आपने देखा होगा। मैं मतलब कम से कम एक गांव में कम से कम 10 मौत हुई है औसतन 822 ब्लॉक हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। सही है। लगभग 63,000 गांव हैं जी। 6.5 गांव लाख मजरा पूर्वा 96,000 है टोटल। हाँ, तब तो 96,000 अभी आपने बताया है। मैं 63,000 पे ही कहता हूं, अगर 10 को ही ले लिया जाए तो लगभग 6.5 लाख मौतें केवल गांव में हुई है, जबकि 10 हमने एवरेज बताया है कहीं। ये दावा 6.5 लाख मौतों का कोई आपके पास डेटा है या अंदाजा है? आप नहीं, ये तो अभी मैं कह रहा हूं ना कि हमारी पार्टी गांव-गांव भेज के लोगों को हम दवाई बांट रहे हैं, ऑक्सीजन के समय में ऑक्सीजन। कोई सर्वे करा रहे हैं आप? सर्वे करवा रहे हैं जी। हमारी पार्टी हम सर्वे करवा रहे हैं कि गांव में कितनी मृत्यु हुई, किस गांव में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग परेशान हुए। हम तक ये डेटा आप सार्वजनिक कर देंगे? हमको लग रहा है 15 से 20 दिन लगेगा। हमारे सारे लोग गांव में पहुंच गए हैं। ये बहुत जरूरी काम है। और सबसे ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण है कि किसको क्या आवश्यकता है, हम कितने सक्षम हैं, कांग्रेस पार्टी कितनी सक्षम है, उस लिहाज से हम उसकी मदद कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू जी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की मदद के लिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आज वो ड्रामेबाजी हो रही थी राजभवन के बाहर। राजभवन, असल बात है, मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है, उत्तर प्रदेश का आपका बहुत बड़ा चैनल है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो है, महामहिम राज्यपाल महोदया, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं। वह सुनील बंसल और मुख्यमंत्री से नीचे की हैसियत में हैं। वह कांग्रेस के राज्यपाल की गरिमा को इस प्रकार से कम नहीं कर सकते। अध्यक्ष को कैसे भीतर जाने देंगे? राज्यपाल की गरिमा को कम नहीं कर सकते। मैं एकदम बता रहा हूं, जिसको जो करना हो करे। राज्यपाल उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिसको जो FIR कराना हो करा देगा। नहीं, क्यों FIR? आप लोग बार बार कहते हैं समीर सिंह FIR पर विश्वास नहीं करते। नहीं, भले आदमी है। नहीं, अगर लोकतंत्र में भरोसा है तो सबको अपनी बात कहने का हक है। अगर लोकतंत्र में आपको भरोसा नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता थे, महावीर प्रसाद किस पार्टी के कार्यकर्ता थे? हम लोग ये पॉलिटिकल डिबेट किसी और दिन कर लेंगे, आज कृपया राजनीति न लाएं। थैंक यू। इनकी अज्ञानता तो इनको पता चल जाए। डॉक्टर नरेंद्र सैनी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री धन्यवाद। पूरा प्रदेश भोग रहा है। थोड़ी मदद कर दो मेरी, और आप लोग शांत हो जाओ। आप बारी 2 बड़े एक्सपर्ट्स की है, अब आप लोग रुक जाओ प्लीज। डॉक्टर नरेंद्र सैनी को लाया जाए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। पांडे जी धन्यवाद। माफी मांगिए। पांडे जी धन्यवाद। डॉक्टर नरेंद्र सैनी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर सैनी, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था WHO की, जो बता रही है कि डेल्टा और कप्पा, ये जो 2 वायरस पाए गए हैं, जो वेरिएंट मिले हैं भारत में, इनका प्रसार पहले कोरोना लहर के वेरिएंट के मुकाबले 40 से 50% अधिक था। अब ये और म्यूटेट हुआ होगा। अगर हम और डीप स्टडी में जाएंगे तो और न जाने क्या परिस्थितियां देखने को मिलें। क्या भारत और क्या उत्तर प्रदेश या हमारा ग्रामीण स्वास्थ्य प्रबंधन तीसरी लहर के लिए तैयार है? देखिए, आपने एक बहुत अहम क्वेश्चन किया कि ये जो अल्फा डाल्टा और कापा जो आए, इनका ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई था, और तभी हमने देखा कि कितनी जल्दी से फैला। और जब फैला तो हमने देख लिया कि गांव की तो बात छोड़िए, शहरों की जितनी भी हॉस्पिटल्स थे, स्वास्थ्य सेवाएं थी, चरमरा गई। हमारी इतनी सारी डेथ जो हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी, जिनको बचाया जा सकता था, लेकिन वो हुई, जिसमें ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स, ये सब हुई। अब आप सोचिए, आपने मुझे दिखाया 2000 विलेजेस का जो आपने किया, और मुझे आप बता रहे हैं 96,000 जो हमारी विलेजेस हैं सिर्फ यूपी में। यदि आपने 2000 दिखाया तो मैं समझता हूं कि आपने वो दिखाई होंगी जो शायद अच्छे शहर हों, अच्छे गांव होंगे। अब वो जो इंटीरियर में विलेजेस होंगी, और मैंने भी एज ए सेक्रेटरी जनरल देखा है जाकर कि हमारे गांव में तो शायद
प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, गांव बाकी हेल्थ फैसिलिटी से दूर रखिए। कई बार आपके चैनलों ने दिखाया है कि वहां बिल्डिंग, जब आप कोई एक हेल्थ स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो वहां सिर्फ एक बिल्डिंग का काम नहीं होता, वहां पे इक्विपमेंट्स चाहिए, वहां पे आपको रोजमर्रा की जो रिएजेंट इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, और वहां पे हेल्थ केयर वर्कर्स चाहिए। आप बिल्डिंग बना लेते हैं तो वहां पे हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं होते, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं होती। डॉक्टर्स की जब आप अपॉइंटमेंट करते हैं तो उनको 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए रखते हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मुझे लगता है कि ये जो आप करते हैं ना सर, आप इतनी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इसको एक एजेंडा बनाती है कि सिर्फ डिबेट करने का, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि कैसे, क्योंकि हम बार बार ये भी कहते हैं कि जो देश स्वस्थ है वही संपन्न है, लेकिन यदि आप आंकड़े देखें तो हमारे सिर्फ डिबेट होती है, लेकिन जो आपने भी एक कहा था कि इंप्लीमेंटेशन कहीं नहीं होता। हमारे बड़ी जल्दी से कह दिया जाता है कि 4%, देखिए 96% रिकवरी था, सिर्फ 4% ही तो 4% लोगों की तो डेथ होती है। सर आप सोचिए, जब 2 करोड़ लोग मरते हैं, 2 करोड़ यदि आपके यहां पे पीड़ित होंगे, उसका 4% कितना होगा? 5 लाख लोग। ये 5 लाख लोगों की क्या कोई कीमत नहीं है? हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि 1% भी लाखों में हो जाता है। तो प्लीज मेरी पॉलिटिकल सारी जो पार्टीज है उनसे हाथ जोड़ के वो है विनती है कि प्लीज हेल्थ को आप पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाइए, उसके ऊपर काम करिए, उसके ऊपर बजट दीजिए। एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ केयर वर्कर्स, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हमारे लोग अभी जी जान से काम भी करें और अच्छे तन मन से काम करेंगे। हमारा हौसला बढ़ाइए प्लीज। ये डिबेट करके कि 5%, 4% जब आप बात करते हो, हमें लगता है कि हम सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। सर लाइफ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो 5%, 5 लाख होता है यूपी के अंदर। करेक्ट, प्लीज उसको जरा ध्यान से देखिए। करेक्ट सर, थैंक यू सर। और हम सबके चहेते डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सूर्यकांत इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। और काफ़ी लोग मुझे संदेश कर रहे थे कि इस हफ्ते डॉक्टर साहब सिर्फ सोमवार को दिखाई दिए, उसके बाद से लापता हैं। तो मैंने कहा नहीं, वो लापता हैं और वो लखनऊ में ही हैं, थोड़ा बौद्धिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं। तमाम लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं और मैसेजेस कर रहे हैं कि अब तीसरी लहर आने वाली है, तो डॉक्टर साहब से पूछिए कि हम लोग क्या करें तीसरी लहर में। तो थोड़ा लोगों का ज्ञानवर्धन करिए। देखिए, आज का मेरा सूत्र है तीसरी लहर के 3 उपाय। 1, 2, 3 मैं बताता हूं। तीसरी लहर 3 उपाय। तीसरी लहर के लिए 3 क्या उपाय। जुमला लाते हो डॉक्टर साहब। तीसरी लहर के 3 उपायों में तीसरी लहर बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी, एकदम समाप्त हो जाएगी। तीसरी लहर के 3 उपाय बताने से पहले एक बहुत बढ़िया मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं, दिल से बधाई भारत समाचार को, ब्रजेश मिश्रा जी को। वाह, आपका अभिनंदन है कि आपने अभी जो 96-97,000 गांव मजरा और जो बताते हैं आप, गांव मजरा और पुरवा, गांव मजरा और पुरवा, हाँ मेरी भी थोड़ा मतलब और अच्छी हो रही है हिंदी। तो गांव मजरा और पुरवा की जो बात थी, जो हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोटोकॉल निकाला गांव वालों के लिए, जिसमें हमने कहा ना जांच ना रिपोर्ट, करो कोरोना पर सीधी चोट। ये जो दवाएं बांटी गई, बहुत सारी संस्थाएं, आज भी मेरे पास 5,000 पैकेट लेकर रोटरी क्लब के लोग आए थे। मैं रोटरी क्लब का जो ब्रांच है उसमें उन्होंने बताया हमारी ब्रांच में 33 जिले हैं, और मुझे तो वो 33 जिले याद नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं उनको कि वो 5,000 पैकेट लेकर मेरे पास ऑफर आए थे। मैंने कहा बहुत अच्छा आपका सहयोग। और मैं आपको बता दूं कि जितनी जानकारी में मैं दवाओं बंटवा रहा हूं, मेरा 1 पैसा खर्च नहीं हुआ है। सब समाज के सहयोग से ही लोग मतलब इतनी बड़ी मात्रा में दवाएं दे रहे हैं उसके लिए कि अरे डॉक्टर साहब ने क्या फॉर्मूला निकाला, हम बंटवाएंगे इसको। दवाएं दे जाते हैं या खुद बंटवाते हैं। इसकी गूंज मैंने आपको एक मेल फॉरवर्ड किया है जी। अमेरिका के वर्जीनिया मेडिकल स्कूल के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल के प्रोफेसर डॉक्टर पॉल उन तक पहुंच गई है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यूपी में जो दवाएं बंटवाई जा रही हैं उसकी मुझे जानकारी है। आप सोचिए कि इससे बड़ा भारत समाचार, ब्रजेश मिश्रा जी और इन सब के दर्शकों के लिए कोई तोहफा हो ही नहीं सकती। मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। यूपी के इस मॉडल को जो हम लोगों ने एक पैरेलल सिस्टम से क्रिएट कर दिया, बिना किसी सपोर्ट के सिस्टम के तैयार कर दिया, हजारों हजार लोगों की जिसमें जान बच गई, और हजारों हजार लोग आज भी हमें आश्वस्त करते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया। तो ये देखिए, फूल की खुशबू और अच्छे काम की जो प्रचार है वो रोका ही नहीं रुकता। आप कितने भी रोकने की कोशिश करिए, किसी के अच्छे काम को आप रोक नहीं सकते जी। तो फूल की खुशबू फैलेगी तो काम की भी खुशबू फैलेगी। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है तीसरी लहर आएगी, बच्चे बचाओ। अरे भाई, तीसरी लहर ना हो गई, कोई बच्चा नुचवा हो गया क्या?
अरे तीसरी लहर में सैनी सर बताएंगे हमें कि ये अल्फा बीटा थीटा डेल्टा कप्पा 5 तरह के जो वेरिएंट हैं, इसके अलावा कोई पीडियाट्रिक वेरिएंट आ रहा है क्या? कोरोना कोई सूंघ लेगा, ये बच्चा है चलो इसके पीछे भागो, और ये उसको कोई बैग दिखाई देगा, स्कूल का बैग दिख रहा है, ये बच्चा है चलो इसके अंदर घुसो और इसको मारो। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं पिछली बार भी क्लियर कर चुका हूं बच्चों के लिए। एक तो मैं पहली बधाई दे दूं, 10th में जो पास हो गए, 12th में जो पास हो गए, बिना परीक्षा के पास हो गए। तो देखिए देश ने एक मैसेज आ रहा था बार बार कि सबने कहा बाजार खोलो, बिजनेस खोलो, ये खोलो, वो खोलो, बच्चों ने कभी नहीं कहा स्कूल खोलो। कितने सहयोगी बच्चे हैं भाई, देखिए कोरोना के खिलाफ उनसे कहा गया, उन्होंने एक बच्चे ने नहीं कहा कि स्कूल खोलो। बहुत बढ़िया बच्चे हैं, बच्चों के लिए एक बार तालियां, बहुत बहुत बधाई, और पास होने की बहुत बहुत बधाई। अब ये बधाई देखिए इसलिए दुगनी हो जाती है, आपको मानो हमारी बिटिया भी इंटर में पास हो गई बिना परीक्षा दिए, हमारा एक भतीजा भी पास हो गया बिना पास दिए, दोनों बहुत खुश हैं। तो हमको लगता है कि मैं समझ सकता हूं कितनी खुशी है बच्चों में, लेकिन बच्चों को प्रोटेक्ट करना ये हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है। और असली जो थोड़ा बहुत जो मुझे खतरा लगता है वो 12 से 18 साल के बीच में जो यूथ है, एडोलेसेंट जिसको हम कहते हैं, 12 साल के नीचे बच्चों में जो हमने बताया ना ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, डेवलपिंग फेज में होते हैं, थोड़ा 12 से 18 के बीच में डेवलप हो गए होते हैं। तो इनको विशेष खतरा है बच्चों में। अगर हम 18 साल, बच्चे वैसे 12 साल के नीचे वालों को कहते हैं, लेकिन फिर हमने दोबारा स्टडी किया अपने अध्ययन को, तो एडोलेसेंट जो है 12 से 18 के बीच में, इसमें ACE2 रिसेप्टर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा, अब इनकी वैक्सीन नहीं है तो इन्हें क्या करना होगा मैं अभी बताता हूं। सबसे पहले मैं एक लाइन वैक्सीनेशन पे बोल देता हूं। वैक्सीनेशन इस देश में 180 करोड़ डोजेस का जब तक नहीं हो जाता, इस देश में हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी, हम कोरोना फ्री इंडिया नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो दिन अभी बहुत दूर है। अभी हमारे पास 21-22 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज लगी हैं। तो सोचिए आप कि 158 जो 59 करोड़ डोजेस हैं वो अभी बाकी हैं। तो वैक्सीनेशन के पेस को बढ़ाना, इसके लिए मेरे एक पास फार्मूला है। समीर जी बैठे हैं, बात जहां पहुंचाते होंगे वहां पहुंचा दें कृपया, अच्छे मित्र हैं हमारे। समीर जी देखिए ऐसा है कि इस देश में 7 करोड़ लोग जो है वो इनकम टैक्स पे करते हैं, और इनकम टैक्स पेयर कराने के अलावा भी करीब 2-3 करोड़ लोग और ऐसे होंगे जो बड़े आराम से वैक्सीन खरीद सकते हैं। मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन की जल्दी से वैक्सीन मंगवाइए और एक खटाक से 10 करोड़ लोगों को अपने लेवल पे खरीद के लगवानी है। कोई आप पे उंगली, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, सबकी तरफ से मैं आज गारंटी ले रहा हूं, मैं सबकी तरफ, पार्टियों की तरफ से भी गारंटी ले रहा हूं, कोई उंगली नहीं उठाएगा, ये लोग खरीद के लगवा देंगे। और तो और छोड़िए भाई, मुकेश अंबानी जैसे लोग तो अपने 40,000 कर्मचारियों को भी कहेंगे चलो मैं स्पॉन्सर करता हूं तुम्हारी वैक्सीन। तो ऐसे करीब 20 करोड़ डोजेज खटाक से एकदम आपकी आ जाएंगी, और 22 करोड़ करीब आप लगा चुके हैं। अचानक ये डेटा आपका रीडिंग जो है 42 करोड़ बदल जाएगी। एक बात। दूसरी बात, शहरों और कस्बों में काफी कुछ लोग वैक्सीन से कन्विंस हो गए हैं, वो अपनी बारी आने पे लगा भी रहे हैं। असली समस्या गांव में है। गांव में अभी वैक्सीनेशन के लिए उपयुक्त माहौल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और सबसे बड़ी बात, गांव वाले कन्विंस नहीं है टीका लगाने से। उनकी बात मैं थोड़ी रुक के करता हूं। उनके लिए मैं एक ऐसा फॉर्मूला लाया हूं कि जब तक वो कन्विंस ना हो जाए वैक्सीन, तब तक मेरा फॉर्मूला अपनाते रहें। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उंगली पे पत्थर, वो जो पर्वत था गोवर्धन, वो लगा लिया था, बारिश से सबको बचा लिया था। आज डॉक्टर सूर्यकांत, ब्रजेश मिश्रा और भारत समाचार ऐसा ही एक गोवर्धन पर्वत लेके आए हैं, बचाते हैं 3 महीना। अभी बताते हैं कैसे बताएंगे 3 महीने जी। दूसरी बात है कि आप इन सबको लगाते रहिए। और बच्चों के लिए एक और खुशखबरी बता दूं, तब आगे बढ़ता हूं। बच्चों के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, इसलिए और बता देता हूं। वो भी क्या याद करेंगे, मोदी बाबा को तो याद कर ही रहे हैं, डॉक्टर सूर्यकांत अंकल बिल्कुल याद कर लें आज। तो बच्चों के लिए एक तो आ रही है बच्चों की वैक्सीन, जल्दी आ रही है, 2 से 18 साल, मतलब बहुत बच्चे कवर हो जाएंगे। फाइजर की है? नहीं, भारत बायोटेक भारत बायोटेक बना रही स्वदेशी वैक्सीन है, और ये दुनिया में गेम चेंजर साबित होगी। करेक्ट। एक आ रही है इंट्रानेजल वैक्सीन, वो भी सबको दी जा सकती है, प्रेगनेंसी में, गर्भवती महिलाओं में, बच्चों में, बड़ों में, सब में दी जा सकती है। वो भी भारत बायोटेक ही बना रही है। दोनों भारत बायोटेक गजब का काम कर रही है। तो इंट्रानेजल वैक्सीन, जो लोग सुई से डरते हैं उनके लिए भी अच्छा है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनके लिए भी अच्छा है। 2 खुशखबरी। अब मैं आता हूं, 3 महीने आपके पास हैं, इस दौरान करना क्या है। एक तो आप मान के चलिए, मास्क नीचे, कोरोना बाहर, इस सिद्धांत को अपनाए रखिए। मास्क नहीं हटाना है, मास्क नीचे, कोरोना अंदर, बांध के चलिए ये फॉर्मूला। बिल्कुल मास्क बिल्कुल नहीं लगाना है, 2 गज की दूरी बनाना है। और कई बार लोग मिलते हैं ना बहुत दिनों बाद, अभी देखिए बहुत दिनों बाद जैसे अनलॉक होगा, अरे कहां थे, अचानक हाथ मिलाने लगते हैं भैया, ऐसे हाथ मिलाने लगते हैं जैसे पिछले कुंभ में बिछुड़ गए थे।
15 मिनट तक मिलाते ही रहेंगे, और जैसे ही आप हाथ मिलाएंगे इधर का वायरस उधर का वायरस इधर, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे छुएंगे आपके अंदर हो गया। तो हाथ मत मिलाइएगा, नमस्ते करते रहिएगा, हाथ धोते रहिएगा, मास्क लगाते रहिएगा, एक काम। बिल्कुल वैक्सीन के पहले भी वैक्सीन के बाद भी, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, दवाई भी और कड़ाई भी। अब 3 महीने का उपयोग हम कैसे करें, खासतौर बच्चों को मैं संबोधित कर रहा हूं। आज बच्चों के लिए 80% मसाला लाया हूं, क्योंकि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को बताया जा रहा है। जी 3 महीने के अंदर बच्चों इतनी इम्यूनिटी अपनी मजबूत कर लो कि हनुमान जी की तरह हो जाओ, और छोटे छोटे 2-3 काम है वो करने हैं। 3 सफेद चीजें खूब खाओ। 3 सफेद चीजें क्या हैं, सब जानते हैं, दूध, दही और मट्ठा। और 3 सफेद चीजें बिल्कुल हटा दो अपने खाने से। कौन कौन सी? सफेद नमक, सफेद चीनी, सफेद मैदा। सफेद नमक की जगह सेंधा नमक खा लेना, सफेद चीनी की जगह गुड़ खा लेना, और सफेद मैदा की जगह आटा खा लेना। और खास तौर पर मल्टीग्रेन अगर आटा खा रहे हैं तो बहुत अच्छा। ये बच्चों के लिए नहीं, ये सबके लिए है। करेक्ट। और घर में एक बार एक हरी सब्जी जरूर खा लेना, एक कोई दाल जरूर खा लेना, जो आपको दाल पसंद है, जो घर में बनी है, और एक फल जरूर खा लेना। तो बस 2 ही चीजें बताई, 3 चीजें सफेद खानी है, 3 हटानी है, एक हरी सब्जी, एक दाल और एक फल। बस इन 3 महीने में चमत्कार छोड़ो, होगा। सलमान खान आपसे पूछने आएगा कि भैया इतने मजबूत कैसे हो गए बेटा। नेक्स्ट राउंड में कुछ और जानकारी आपसे इस विषय पे लेंगे। वीरेन जी भी जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, जिस तरह की खबरें अभी गांव से आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वे बताती हैं कि अभी भी सरकारी मदद गांव गरीब तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या कारण आप मानते हैं इसके पीछे? देखिए, मदद पर और तीसरी लहर पर दोनों पर बात हुई जी, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा तो उसमें थोड़ी सी एक लाइन बढ़ाऊंगा आगे कि छोटे बच्चों पर इन्वेस्टमेंट की बात उन्होंने कही और उनको कहा ये चीज़ें अपनाइए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात उसी के साथ जुड़ी है कि अगर छोटे बच्चों पर जो इन्वेस्ट किए जाने वाली चीज़ है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समय और अच्छे संस्कार। एक साहित्यकार ने लिखा है कि एक गुणवान बालक का निर्माण 100 विद्यालयों के निर्माण से बेहतर है। अगर एक बच्चे को गुणवान बना दिया जाए तो अब बात आती है कि साहब सरकार ने बड़ी कोशिश की और कोरोना रुक गया। समीर भाई को बधाई कि उनकी सरकार में इतनी बड़ी लहर आई और उन्होंने काबू कर लिया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि गरीबों की सेवा भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। अब जो गरीब आप टीवी पे अखबारों में देख रहे हैं, इनकी भी कुछ मदद हो जाए, इन पर भी कुछ रहमो करम हो जाए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, एक बूथ 10 यूथ है। किस गांव में किसके बाप मर गए, किसकी माँ मर गई है, 10 आदमी आराम से ढूंढ सकते हैं। किसके घर में राशन पानी नहीं है, किसके बच्चे अनाथ हो गए। तो वहाँ पर अगर ये काम हो तो और ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे एक चीज़ मैं ब्रजेश जी मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि कोई भी सरकार अपने राज्य के नागरिकों को जानबूझ के रेल के नीचे या किसी बीमारी में कटवाने के लिए नहीं भेजती है। तंत्र कहीं पर कमज़ोर पड़ जाता है या तंत्र में कमी रहती है तो ऐसी महामारियों में इतने लोग मरते हैं। अब ये बात तंत्र के बजाय समझ पर आती है कि अब जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार क्या निर्णय किया जाए। ये कहते साहब विपक्ष नहीं निकलता। पिछली लहर में याद होगा आपको कि तमाम सारे लोग पैदल चल रहे थे, भूखों थे, रास्ते में मरे। विपक्ष के नेता खासतौर से अखिलेश यादव ने कई लोगों को 1-1 लाख रुपए की सहायता दी पार्टी फंड से। बीजेपी के पास तो सरकार है, धन्ना सेठ हैं, तमाम उद्योगपति हैं, सीधे आर्थिक सहायता देने का वक्त है, चाहे विपक्ष दे और चाहे सरकार। लेकिन चूंकि बीजेपी की सरकार ऐसी व्यवस्था में चल रही है कि वो ये चाहती है कि अगर सरकार गलती भी कर दे तो सवाल मीडिया तुम जो विपक्ष से करो, हमसे ना करो। अब ये उनका एक नया स्टाइल बना है। कुल मिलाकर देखिए, मुख्यमंत्री जब जिले में जाएंगे तो स्वाभाविक है कि अफसर तेजी पकड़ेंगे। वो किसी गांव का दौरा करेंगे तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर दवा और चूना छिड़काव, साफ सफाई और लोगों की मदद होगी। तो इसमें कोई शक नहीं कि जब
प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व मशीनरी को दुरुस्त करने के लिए दौड़ता है तो कुछ ना कुछ लाभ लोगों तक नीचे पहुंचता है, इसमें कोई शक है नहीं। लेकिन आज आर्थिक परेशानी लोगों के सामने है। बच्चों ने माँ बाप को खो दिया है, उनको मान लो कोई रिश्तेदार भी नहीं आ रहा है, तो उनके जीवन को कैसे चलाया जाए। स्कूल कॉलेज चलिए बंद हैं, लेकिन दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। करेक्ट। और वो भोजन की व्यवस्था, अनाथालय खुले नहीं हैं, और जो अनाथालय जहाँ हैं वहाँ भी दूध और तमाम जो सामग्री है इस लॉकडाउन में, और उनके पास अर्थ का अभाव है, इन सब चीज़ों को बच्चों को कैसे पहुँचाया जाए। तो ये बातों का तो हमको सबको ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन राजनीति के अपने अपने तरीके हैं जी। इसी कोरोना काल में बीजेपी चुनाव हार गई पंचायत में काफ़ी जगह, अब उसका अलग एक बवाल है। इनके पार्टी में रोज मंथन चल रहा है, आधी सरकार के दिमाग वहाँ लगा है कि पता नहीं कि कौन पलट जाए कौन बचे, और गांव की ओर देखे कौन। कोई बता रहा था कुर्सी घूम रही है, मीडिया टीवी कौन देखे। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भाई ये इनका ध्यान आकर्षण करने के लिए हम लोग बैठे हैं। और देखिए, मैं इस बात को तो दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो खांटी तौर पर समाज सेवी हैं। हर पार्टियों में होते हैं, कांग्रेस में भी हैं, समाजवादी पार्टी में भी हैं। लेकिन सरकार जब बहुमत में होती है तो ना तो विधायक वहाँ टोका टाकी कर पाता है, ना वहाँ पर कोई मंत्री कर पाता है, ना पार्टी का संगठन। ऐसे में अफसर कई बार बेलगाम हो जाते हैं, और ये बेलगामी की वजह से वो दौर लखनऊ के और प्रदेश के लोगों ने देखा जब हम लोगों को ना ऑक्सीजन दिला पा रहे थे ना बेड। वो दौर बीता, आग ठंडी हुई है। अब हमें पुनर्निर्माण के बारे में सोचना है कि ये जो जीवन उजड़े हैं, जो परिवार उजड़े हैं, उनको कैसे बसाया जाए। सबका सहयोग इसमें चाहिए। ठीक बात है। लेकिन अब ये समस्या इस बात की है कि जो आवाज़ उठाए उसके खिलाफ मुकदमा लिख दो। ये कौन सा लोकतांत्रिक सिस्टम है। और इस प्रदेश में और देश में लोग कुछ इस तरह से दुखी और कमज़ोर भी हो गए हैं कि वो लाशें तो उठाने को तैयार हैं, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें अपनों का दर्द है, उससे ज़्यादा बड़ा भय उनके सामने पुलिस की लाठी और मुकदमों का भी है। तमाम सारे मुकदमे लिखे जाते हैं, सूर्य प्रताप सिंह जैसे तटस्थ लोगों पर भी लिखे जा रहे हैं। ये अलग बात है कि उनको आप अलग नज़रिए से देख सकते हैं, विभिन्न दल। लेकिन हमारे आपके लिए जनता की पीड़ा और अनाथ बच्चों का सहारा ज़्यादा महत्व रखता है। करेक्ट बात है। कहा गया है कि अनाथ बच्चों के सिर पर प्यार का हाथ ही इबादत है। मैं मंदिर मस्जिद में विश्वास नहीं करता। सबके अलग अलग तरीके हैं और उसमें होना भी चाहिए जी। लेकिन जो आज साहिब मसनद हैं, यानी कि जो शीर्ष पदों पर बैठे सरकारों में, क्या वो हमेशा रहेंगे? क्या वो हमेशा रहे? लेकिन हम सब इस प्रदेश की और देश की जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। रात दिन सेवा करें, 24 घंटे जाग कर सेवा करें, और जो सेवा न करे उसे दंड दें। सरकार के पास अधिकार है। लेकिन वो अफसरों में नेताओं की वजह से अहंकार आता है, सरकारों की वजह से, और उसका खामियाजा जनता भुगतती है जी। तो आज रामधारी सिंह दिनकर की बहुत प्रसिद्ध रचना है, मैं उसे सुनाऊंगा, और ये इस डिबेट में बैठे और सुनने वाले करोड़ों करोड़ सब लोगों के लिए बड़ा महत्व रखती है। बहुत सारे लोगों ने सुना भी है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, और समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समीर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं उनकी तरफ रुख करना चाहूँगा। समीर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अभी आपकी पार्टी की सरकार को कितना और समय चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश के गांव ग्रामीण के लोगों को आप सहायता पहुंचा पाएं? आपने कोई टाइम फ्रेम किया है? आप कोई ऑडिट करवा रहे हैं, कोई सर्वे करवा रहे हैं, या सिर्फ शासनादेश और बयान दे रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी,
गांव के अंदर हमने काम किया है और निरंतर दवा की व्यवस्था, छिड़काव, सैनिटाइजेशन, गांव के अंदर लोगों के टेस्टिंग, गांव के अंदर हमने टेस्टिंग बढ़ाया है। जो 4 लाख टेस्टिंग की बात है वो सिर्फ शहरों में नहीं है, गांव के अंदर भी है। इसी नाते 4 लाख कर रहे हैं, 3.5 लाख टेस्ट हम कर रहे हैं जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बीरेन जी ने 2 विषय उठाए। एक, जो बच्चे अनाथ हुए हैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी योजना बनाई है। हम उनका पालन पोषण करेंगे, हम उनको पढ़ाएंगे, हम उनको आर्थिक सहायता देंगे। जो लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए भारत सरकार ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने भी योजना बनाई है। और 2 बातें और कहना चाहता हूं। एक तो सपा के प्रवक्ता डॉक्टर वर्मा साहब, कम से कम सपा के जो प्रवक्ता उसमें पढ़े लिखे हैं, इस नाते मैं उनको एक ज्ञान देना चाहता हूं। उन्नाव की बात कर रहे थे, लाशों की बात कर रहे थे। 14 जनवरी 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अखबार उठा के देख लीजिएगा, फ्रंट पेज की खबर है, 150 लाशें गंगा के किनारे मिली थी। सभी अखबारों ने फ्रंट पर खबर फोटो के साथ छापा था। अगर ये असत्य होगा तो आप जो सजा कहोगे, तो कोई लाशों का कंपटीशन चल रहा है कि उनकी सरकार में लाशें मिली तो हमारे में भी लगता है कि आप लोगों के प्रवक्ताओं के पास ना जानकारी है ना कुछ है। नहीं, आप कुछ भी बोलते रहो, वो कहां से आई, वो उससे और इसका क्या मतलब है? समीर जी, उनको बोल लेने दें, अपनी बात सामने हुई मौतें हैं, वर्मा जी प्लीज, ये सामने हुई मौतें हैं, वो आपको क्यों आप लोग दिख रही है? आप कह लो तभी हम कहेंगे। नहीं, आप बोलिए अपनी बात। आप 20 सेकंड में समीर जी खत्म करें, टाइम कम है। नहीं, कह लीजिए आप कह लीजिए। ब्रजेश जी, 2015 की खबरों को षड्यंत्र के तहत चलाना, गंगा के किनारे लाशों को दिखाना, जो परंपरागत पद्धति के तहत अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसको भारतीय जनता पार्टी के माथे पर मरना, और कांग्रेस के लोग लाश गिन रहे हैं। ये आज से लाश नहीं कांग्रेस के लोग गिन रहे हैं, ये आजादी के बाद से गिर रहे हैं। नहीं समीर जी, आजादी के पहले से जब आप अंग्रेजों की मुखबिर होकर के लाश गिरवाते थे इस देश में, हम तब से गिर रहे हैं और लाशों के साथ हैं। जब आप देश के साथ गद्दारी कर रहे थे और उस गद्दारी में अंग्रेजों के साथ हमारे देश के लोगों को मरवा रहे थे, हम तब भी लाश गिन के और लोगों की मदद कर रहे थे। और आजादी के बाद भी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप लाश काउंट करते हैं? देश के साथ गद्दारी करते हुए देश के लोगों को मरवा, कौन गद्दारी कर रहे हैं? लाशों पे आप राजनीति करते हैं। आप जो है तमाम हमले करवा के सत्ता में आने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हम तब भी लाश और लाश के परिवार के साथ खड़े रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया आपका। ओके डॉक्टर वर्मा, थैंक यू। डॉक्टर वर्मा, आपके पास 30 सेकंड है, गो अहेड। थैंक यू, आप दोनों का धन्यवाद। डॉक्टर वर्मा सिर्फ बोलेंगे। यस डॉक्टर वर्मा, गो अहेड प्लीज। सिर्फ डॉक्टर वर्मा, मुझे लगता है कि सिर्फ डॉक्टर वर्मा बोलेंगे। समीर जी यहाँ बैठे हुए हैं तो आज सबने एक खबर, आज सबने, समीर जी यहाँ बैठे बैठे बातें कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सबने ही आज देखा होगा नीति आयोग की जो कल रिपोर्ट आई है उसमें उत्तर प्रदेश ने कहाँ स्थान लिया है और उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 साल में कहाँ से कहाँ पहुंचा है ये भी आपको पता है। तो 15 और 21 का वहां भी कंपेयर कर लीजिए, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और मेडिकल कॉलेज बता दो ना वर्मा जी। डेवलपमेंट गोल। थैंक यू। ओके डॉक्टर सैनी को स्क्रीन पर दिया जाए। डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी, हमें अर्जेंट बेसिस पे अभी क्या तैयारी तत्काल में कर लेनी चाहिए ताकि हम भविष्य में आने वाली समस्याओं और वायरस के हमलों से बच सकें? देखिए, जो आपने मैंने पिछली बार भी कहा था, रूट कॉज एनालिसिस। हमें जो भी जिनकी भी डेथ हुई और जो भी हॉस्पिटल में दाखिल हुए वहां पे क्या क्या कमियां रही, रूट कॉज एनालिसिस बोलते हैं उसको, आगे कैसे हम उसको सुधारेंगे, पहला। लेकिन इस पे पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, इस पे अमल से, मन से और दिमाग से काम होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से काम होना चाहिए। दूसरा, वैक्सीनेशन, ताकि आगे चलकर हम इसको बचा पाए। हमने बहुत अच्छी योजना तो बना ली कि हम अपने अगले दिसंबर तक 200 करोड़ वायल्स लगाएंगे, यानी कि 100 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेशन लगा पाएंगे। लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा,
किस तरीके से होगा जिस पे मुझे अभी डाउट लगता है, इसके ऊपर पूरा अच्छे से साइंटिफिक तरीके से विचार होना चाहिए। तीसरा, मैं आम जनता से कहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ते रहेंगे, जो भी कुछ करते रहेंगे हमारे भले के लिए सोचते रहेंगे, लेकिन कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं उसमें एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन आप सब लोगों को, हम सब लोगों को एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो डॉक्टर सूर्यकांत ने भी कहा, इस समय अपना संतुलित आहार लीजिए, अपना वेंटिलेशन का ध्यान रखिए। आजकल एसीज आप यूज करते हैं, बंद कमरे ज्यादा नहीं होने चाहिए, खुली हवा का होना चाहिए। आप एक्सरसाइज करते रहिए और जब भी आपको मौका मिले वैक्सीनेशन का, जो भी कोई वैक्सीनेशन आए उसको लगाइए, किसी भ्रम में मत पड़िए, क्योंकि ये आपको आज की तारीख में वैक्सीनेशन ही आपको बचा सकता है। और डिस्टेंस मेंटेन करिए और मास्क का इस्तेमाल करिए। यस, डॉक्टर सूर्यकांत जी प्लीज गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, मैंने 3 लहर के 2 उपाय बता दिए थे, अब मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूं। और ये तीसरा पॉइंट जो है वो बिल्कुल मेरे दिल से है, दिमाग से नहीं है। अभी एक बांग्लादेश की हमने स्टडी पढ़ी है, 600 लोगों को 600 के 2 उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर को डिवाइड किया। 600 लोगों को उन्होंने हफ्ते में 1 दिन आइवरमेक्टिन प्रोफाइलैक्सिस दी और दूसरे को नहीं दी। जिनको उन्होंने 600 लोगों को आइवरमेक्टिन प्रोफाइलैक्सिस दी 12 मिलीग्राम की गोली हफ्ते में 1 बार, 3 महीने तक उनको फॉलो किया, उस ग्रुप में एक भी कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं हुआ। और ये तब की बात है जब कोरोना पीक पे चल रहा है। करेक्ट। हमें इस फॉर्मूले को अपनाना होगा, हेल्थ केयर वर्कर के बजाय हमें इसको एक्सपोनेंशियली और पब्लिक में जाना पड़ेगा। मतलब जब तक वैक्सीन नहीं पहुंच रही आप आइवरमेक्टिन पहुंचाएं। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि जो वैक्सीनेशन की लाइन में चले गए उनको अलग कर दीजिए। तो आप ये क्या सजेस्ट करना चाहते हैं आम जनता को कि वो पीरियडिकली मैं बिल्कुल जैसे आइवरमेक्टिन ले लें, कैसे लें? जैसे पिछले 2 महीने लोगों ने 4 दवा 5 दिन का फॉर्मूला अपना के अपनी जान बचाई ना, जिसकी गूंज अमेरिका तक आज पहुंची हुई है। करेक्ट बात। एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जो हमारा फंसेगा तीसरी लहर में, वो कौन फंसेगा? वो फिर भी साला ग्रामीण भाई फंसेगा, वही 97,000 का गांव मजरा और पुरवा का निवासी। देखिए मेरी भाषा बिल्कुल सही हो गई। तो उसको बचाना। देखिए जो रईस आदमी है, जो पैसे वाला है, वो तो अपना खरीद के वैक्सीन लगा के वो उसमें निकल जाएगा। जो मिडिल क्लास है, हेल्थ केयर वर्कर है, और उसमें निकल जाएगा। अब समस्या असली होगी जब अगस्त के बाद संभावना धीरे धीरे से तीसरी लहर की बढ़ेगी, तो ग्रामीण भाई हमारे अभी भी रह जाएंगे। और दोनों कारण है, एक तो एक्सेप्टेबिलिटी वहां वैक्सीन की कम है, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब चीजें भी कम है। तो क्या ये लोग उनके लिए बिल्कुल, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है वो एक थंब रूल अपना लें कि हर हफ्ते फिक्स कर लें, इतवार या सोमवार जो भी फिक्स कर लें दिन, कह दें उसको आज मेरा आइवरमेक्टिन डे है, या प्रधान जी घोषित कर दें कि आज आइवरमेक्टिन डे है, आज आइवरमेक्टिन हर घर में बटेगी, एक गोली सबको खानी है रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद। और अब दिन वहां ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पे लिख दीजिए कि आज आइवरमेक्टिन डे है, जैसा डॉक्टर सूर्यकांत ने बताया, आज सबको बटेगी। सबको घर घर में बंटवा दें। ग्राम प्रधान जी नए अभी ग्राम प्रधान बने हो, अरे अगली प्रधानी भी आपकी मजबूत हो जाएगी अगर आपने ये काम कर लिया तो। एक 12 मिलीग्राम की गोली हर रोज रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद हफ्ते में 1 दिन खाते रहिए जब तक टीका ना लगे, बस, और कुछ नहीं करना है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों, इस बेहद महत्वपूर्ण दिलचस्प कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।